नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे डॉक्टर लवलेश दत्त द्वारा लिखी कहानी कर्जा। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तो आइए सुनते हैं कहानी कर्जा। भैया जरा ध्यान से, कोई भी पैच ना रहे, अच्छी तरह मिक्स कर देना। भोलू को एक लाइन भी पसंद नहीं। गुप्ता जी ने पुताई करते हुए मजदूर से कहा। बाबूजी चिंता मत करो, एकदम चकाचक कर दूंगा, मजदूर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। और हाँ, उधर पूरब वाली दीवार को नारंगी रंग से रंगना। वास्तु के हिसाब से सूर्य की दिशा वाली दीवार नारंगी होनी चाहिए। कोशिश करो कि परसों तक सब खत्म हो जाए, एक सांस में कहते हुए गुप्ता जी कमरे से बाहर निकल आए। सुनसान से पड़े बंगले में जैसे बाहर आ गई हो। राम प्रकाश गुप्ता बहुत उत्साहित दिख रहे थे। यूं तो पहले भी दिवाली आई थी, पर इस बार की दिवाली में कुछ खास बात थी। पूरे 7 साल बाद उनका बेटा प्रतीक अमेरिका से वापस आ रहा था, इसलिए गुप्ता जी न केवल उत्साहित थे बल्कि बेटे के स्वागत की तैयारियों में भी लगे थे। 7 साल पहले जब प्रतीक अमेरिका गया था तब दिवाली पर बंगला पुतवाया था। उसके जाने के बाद मात्र 2 ही प्राणी रह गए थे, तो किसके लिए पुतवाते। 2 लोगों में क्या त्योहार और कैसा उल्लास। सच तो यह था कि जब से प्रतीक को अमेरिका भेजा है तभी से दोनों के जीवन का रस, उत्साह, उमंग, उल्लास सब मर चुका था। बस जैसे तैसे जीवन काट रहे थे। संतुष्ट थे कि इकलौते बेटे को किसी लायक बना दिया और अमेरिका भेज दिया। संतुष्ट भी क्यों ना होते, उस दौर में गुप्ता जी के सभी मित्रों संबंधियों के बेटे चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर, इंजीनियर बनकर नौकरी कर रहे थे, तो गुप्ता जी भी पीछे कैसे रहते। लड़के को एमबीए कराया और सारी जमा पूंजी लगाकर सीधे अमेरिका का टिकट कटवा दिया। हालांकि प्रतीक ने खुद बहुत मना किया कि पापा, मैं यही इंडिया में रहकर अच्छी नौकरी पा सकता हूँ, फिर मुझे अमेरिका क्यों भेज रहे हैं। पर गुप्ता जी ने उसकी एक ना चलने दी। आखिर इज्जत का सवाल था। अपनी ममता का गला घोंट दिया और प्रतीक को अमेरिका भेजकर ही दम लिया। आज उनके नाते रिश्तेदारों में वह भी गर्व से बैठने लायक हैं। यह अलग बात है कि प्रतीक के अमेरिका जाने के बाद से उस बंगले में फटकने भी कोई नहीं आता। एक वही था जो सबसे रिश्ता बनाए रखता था, वरना गुप्ता जी का रूखा व्यवहार तो किसी से छुपा नहीं था। आज फिर जैसे उस वीरान बंगले में रौनक लौट आई थी। प्रतीक दिवाली पर घर आने वाला था। अभी पिछले हफ्ते जब से उसका फोन आया था, बस तभी से गुप्ता जी की बूढ़ी हड्डियों में जैसे नया जोश भर गया था। फौरन ही बंगले की काया पलट करने में लग गए। उद्देश्य केवल दिवाली मनाना नहीं था, बल्कि प्रतीक का रिश्ता पक्का करना भी था। दिवाली के बाद ही उसकी शादी रामेश्वर अग्रवाल की बेटी संध्या से करके दोनों पति पत्नी पूरी तरह से अपने दायित्व से मुक्ति पा लेना चाहते थे। यही विचार कर गुप्ता जी की पत्नी शांति देवी रोज बाजार के चक्कर लगा रही हैं और गुप्ता जी बंगले की सफाई में लगे हुए हैं। अरे जरा देखिए तो, रिक्शे वाले को खुले पैसे दे दीजिए। आवाज सुनकर बरामदे में खड़े गुप्ता जी का ध्यान दरवाजे की ओर खींचा। पत्नी के हाथ से कई सारे लिफाफे और पैकेट लेकर पास ही पड़े तख्त पर रख दिए और रिक्शे वाले को पैसे देने के लिए दरवाजे की ओर चले गए। क्या क्या खरीद लाई, क्या पूरा बाजार खरीद लिया? दरवाजे से लौटते हुए गुप्ता जी ने तख्त पर बैठी अपनी पत्नी से पूछा। कुछ भी तो नहीं, बाजार घूमते घूमते मैं तो थक गई। अब वह आ जाए और संध्या को साथ ले जाकर दोनों की पसंद की चीजें खुद ही ले आए। नए जमाने और नई पसंद के लोग हैं और मैं ठहरी पुरानी पसंद वाली, सो मेरी पसंद तो। ओफो, तुम औरतों में यही कमी है, गुप्ता जी ने पत्नी की बात काटते हुए कहा। अरे पहले उसे आने तो दो, बात पक्की होने तो दो। गुप्ता जी कह भी नहीं पाए थे कि शांति देवी बोल पड़ी। हाँ हाँ, मेरी तो सब आदतें ही खराब हैं, लड़का तो केवल आपका ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा भाई, नाराज मत हो, आई एम सॉरी, चलो गर्मा गर्म चाय बनाओ, हंसते हुए गुप्ता जी ने कहा। आज गुप्ता जी के चेहरे की हंसी सचमुच हंसी लग रही थी, वरना तो हंसी भी खुद तरस जाती थी उनके चेहरे पर बिखरने को। आज ना जाने क्यों गुप्ता जी को भोलू के बचपन की बहुत याद आ रही है।
यही वह आंगन है जिसमें हर दिवाली पर वह पटाखे चलाया करता था। आज सब कुछ बहुत याद आ रहा है। वह घूमती हुई चक्री, वह रंग बिरंगे फूल छोड़ता हुआ अनार, फूलझड़ी को घुमाता हुआ भोलू का छोटा सा हाथ, सारे के सारे दृश्य चलचित्र की भांति एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगे। 10 साल का प्रतीक प्यार से भोलू पूरे आंगन में दौड़ा दौड़ा फिर रहा है। आज तो पटाखे आएंगे, रात में दिए जलाएंगे, मिठाई खाएंगे, वाह। दौड़कर बार बार दरवाजे पर जाता है और लौटकर अपनी माँ को पुकारता है, मम्मी अभी तक पापा आए क्यों नहीं, कितनी देर हो गई। मम्मी मैं रॉकेट चलाऊंगा, देखना ऊपर जाकर उसमें बम फूटता है, वही वाला रॉकेट। पर पापा को इतनी देर क्यों लग रही है। शांति देवी भी मुस्कुराती हुई उसे बताती हैं, आ जाएंगे बेटा, अभी आ जाएंगे, पटाखों की दुकान पर भीड़ होती है ना। अच्छा चलो इधर आओ, तुम्हारी पसंद के गुलाब जामुन बना रही हूँ, देखो आओ। अरे वाह माँ, यह दिवाली रोज रोज क्यों नहीं आती, कितना मजा आता ना माँ, रोज रोज पटाखे चलाते, मिठाई खाते, है ना। और हाँ, स्कूल की छुट्टी भी रहती। इस बार प्रतीक की बातों पर माँ ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अरे मेरे भोले राजा, रोज रोज कोई भी काम करने से उसका महत्व कम हो जाता है और एक दिन उससे मन ऊबने लगता है। इसीलिए त्योहार भी एक साल के बाद आते हैं, जिससे हम उन्हें नए तरह से मना सकें, समझे। भोलू, शांति देवी की बात खत्म होते ही गुप्ता जी ने दरवाजे पर आवाज लगाई, पापा ले आए मेरे पटाखे, देखूं, दिखाओ तो। भोलू चहका, अरे हाँ भाई ले आया तेरे पटाखे, अंदर तो आने दे। उफ, बहुत महंगाई है, सेब केला तो जैसे सोने से मड़े हुए हैं, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। उफ, गरीबों का क्या होगा। बोलते हुए गुप्ता जी ने फलों और अन्य सामान का थैला शांति देवी को थमा दिया, जबकि पटाखों वाली पॉलीथीन भोलू ने झटक ली। भोलू एक एक करके पटाखों को डिब्बे से निकालता, उन्हें देखता और फिर से उसी पॉलीथीन में रख देता। घर की साफ सफाई में दिन बीता और एक ओर शाम ने सांवला आंचल ओढ़ा तो दूसरी ओर शांति देवी लाल सुर्ख जोड़ा पहने आंगन में आई। अरे सुनिए भोलू, आओ पूजा करें, दिए जलाएं, उसके बाद पटाखे चलाना, आ जाओ जल्दी से। गुप्ता जी, जो कि सामने बगीचे में भोलू के साथ पटाखों का आनंद ले रहे थे, शांति देवी की आवाज सुनते ही भोलू को लेकर पूजा करने चल दिए। मंदिर वाला कमरा फूलों और बिजली की झालरों से सजा है। सामने लक्ष्मी गणेश की सुंदर प्रतिमाएं लाल चौकी पर रखी हैं। उनके सामने पूजा का सारा सामान क्रमशः रखा हुआ है। एक कटोरी में चांदी के सिक्के, एक थाली में मिठाइयाँ, एक में फल, एक में फूलहार, सारा सामान करीने से सजा हुआ। शांति देवी के साथ गुप्ता जी और भोलू भी पूजा करने बैठ गए। सामने ढेरों मिट्टी के दिए देखकर भोलू ने आश्चर्य से कहा, अरे मम्मी, इतने सारे दिए। हाँ बेटा, इस साल तू 10 साल का होकर 11वें में लग रहा है ना, इसीलिए मैंने घी के 1100 दिए जलाने की मन्नत मांगी है। कहते हुए शांति देवी ने चौकी के सामने सिर झुका लिया। विश्वास में अद्भुत शक्ति होती है। यह विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है, मन्नतों को पूरा करवा देता है, और तो और ईश्वर को भी इंसान का रूप रखकर इस धरा पर आने को विवश कर देता है। एक एक करके दिए जलने लगे और रोशनी फैलने लगी। गुप्ता जी ने क्रमशः लक्ष्मी, गणेश व अन्य देवी देवताओं का पूजन किया और आरतियां गाई, मिठाई बांटी गई और दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। भोलू तो जैसे मौके की तलाश में था, 2 गुलाब जामुन मुंह में भरे और दोनों हाथों में ले लिए। आराम से बेटा, कहते हुए दोनों पति पत्नी फूले नहीं समाते। अच्छा चलो पटाखे चलाते हैं, कहते हुए गुप्ता जी दोनों को बगीचे में ले आए। देर रात तक पटाखे चलाना, थक जाना और थक कर सो जाना। गुप्ता जी बरामदे में बैठे एक एक करके यह सब याद करते, मुस्कुराते और कभी कभी खुद ही बड़बड़ाते जाते। जब तक प्रतीक यहाँ रहा, हर साल ऐसी दिवाली मनाई थी, लेकिन उसके अमेरिका जाने के बाद जैसे सब कुछ वीरान हो गया। दिवाली पर दिए तो जलते, पर उसकी रोशनी फीकी रहती थी। गुलाब जामुन की मिठास तो प्रतीक अपने साथ ही ले गया। सोचते सोचते आंखों में नमी उतर आई, फिर आंखें पोंछी और पुताई करते हुए मजदूर पर नजर दौड़ाकर मन ही मन सोचने लगे, लगता है पूरे 7 साल बाद इस साल फिर से वैसी ही दिवाली आई है, इस आंगन में फिर से वही रौनक लौट कर आने वाली है। ऐसा विचार आते ही गुप्ता जी के चेहरे पर चमक आ गई। इसी बीच शांति देवी चाय के 2 प्याले लेकर आ पहुंची। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं।
खुश तो तुम भी हो। अरे भाई, बेटा आ रहा है, वह भी पूरे 7 साल के बाद। खुश क्यों ना हो? गुप्ता जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। सचमुच लगता है जैसे कल ही की बात हो। कितना समय बीत गया, पूरे 7 साल। कुछ रुककर शांति देवी ने बात आगे बढ़ाई। अच्छा सुनिए, आपने उसे बता तो दिया है ना, संध्या से? अरे इसमें बताने की क्या बात है, पूरे 2 महीने यहाँ रुकेगा, तभी लड़की उसे दिखा देंगे और तुरंत ही सारी रस्में पूरी करके हफ्ते भर में शादी। वैसे भी आजकल चट मंगनी पट ब्याह का रिवाज सारे रिवाजों पर भारी है। वह समय बीत गया जब 3 पक्ष 5 पक्ष की सगाई हुआ करती थी। अब तो सुबह गोद भरो और शाम को बारात लेकर लड़की के घर, बस गांठ मजबूत होनी चाहिए। गुप्ता जी ने बात पूरी की। सो तो है, पर अगर कहीं संध्या भोलू को पसंद ना आई तो? शांति देवी ने आशंका जताई। कैसी बातें करती हो, भोलू ने आज तक हमारा कहा टाला है। और संध्या कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, MBA पास है, फर्स्ट डिवीजन, देखने भालने में भी हजारों को मात कर देगी। देख लेना, भोलू कभी मना नहीं करेगा। गुप्ता जी ने पूरे विश्वास से कहा। भगवान करे ऐसा ही हो। शांति देवी कह ही रही थी कि पुताई वाला मजदूर आ गया। बाबूजी देख लो, भैया का कमरा एकदम चकाचक कर दिया है। अच्छा ठीक है, अब तो बाहर की पुताई कर, और सुन, आज बाहर निपटा कर ही जाना, चाहे तो ओवर टाइम कर लेना। गुप्ता जी बोले। हामी भरता हुआ मजदूर सामान लेकर बाहर की तरफ चल दिया। आज धनतेरस है, पर भोलू अभी तक आया क्यों नहीं? उसने तो कहा था कि दिवाली के 3 दिन पहले इंडिया आ जाएगा। फिर शायद दिल्ली आ चुका हो, पर फोन तो। मन में बातें उठती और उनके साथ एक टीस भी। चाय में भी मजा नहीं आ रहा था। अखबार भी बाजार के भरे होने की खबर, सोना चांदी पर डिस्काउंट, फ्रिज, टीवी, कॉम्बो ऑफर आदि की खबरों से भरे पड़े थे। अखबार में दिवाली की रौनक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन गुप्ता जी को सब सूना और बेकार सा लगने लगा था। मन में उथल पुथल मची थी कि तभी शांति देवी बोलते हुए आई। अरे सुनिए, जरा यह गुलाब जामुन चखिए तो, ठीक बने हैं ना? क्या हुआ, कोई परेशानी है? बोलो, क्या कह रही हो? गुप्ता जी की तंद्रा मानो एकदम टूटी। क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। भोले का इंतजार कर रहे हैं क्या? अरे आ जाएगा, हो सकता है फ्लाइट लेट हो। आप तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, मुझसे पूछिए ना, मैं तो माँ हूँ। कहते हुए आंखें धुंधला गई और आवाज भर्राने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए शांति देवी ने गुलाब जामुन की कटोरी गुप्ता जी की ओर बढ़ा दी और खुद पल्लू के किनारे से आंखें पोंछने लगी। गुप्ता जी ने गुलाब जामुन का स्वाद लेकर और विषय बदलते हुए कहा। वाह, तुम्हारे हाथों का जवाब नहीं। तुम ठीक कहती हो, शायद यही कारण होगा, वरना तो अब तक आ जाता। खुद को समझाते हुए गुप्ता जी अन्य कामों में व्यस्त हो गए। दिन बीत गया। रात भर कान दरवाजे और फोन की घंटी पर लगे रहे, लेकिन आंखों ने धोखा दे दिया और कब लग गई पता ही नहीं चला। अरे सुनिए, उठिए, कब तक सोते रहेंगे? शांति देवी की आवाज ने गुप्ता जी को उठाया। कितने बज गए? सकपकाकर पूछते हुए गुप्ता जी उठ बैठे। 8:30। सुनिए, जरा पता करके देखिए कि क्या हुआ, भोलू अभी तक आया क्यों नहीं? अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है, शांति देवी ने घबराते हुए कहा। हाँ देखता हूँ, पर किससे बात करूँ, कहाँ पता करूँ? अमेरिका फोन करूँ या फिर? क्या मुसीबत है, सब कुछ अंधेरे में लग रहा है। गुप्ता जी बेचैन हो उठे। इस बार शांति देवी भी अधीर थी। आखिर करें तो क्या करें, कहाँ पता करें, कहाँ फोन करें? अमेरिका से अब तक प्रतीक ने जितने भी फोन किए थे सब अलग अलग नंबरों से थे। किस नंबर पर फोन करें कुछ पता नहीं चल रहा था। दोनों असहाय से कभी बगीचे में टहलते तो कभी दरवाजे तक जाते। गुप्ता जी तो सड़क के मोड़ तक भी कई बार हो आए थे। समय बीतता जा रहा था और दोनों की अधीरता बढ़ती जा रही थी। न खाना बनाने का मन था, ना ही कुछ खाने का। बेमन से टीवी देखने बैठे कि अचानक फोन का रिसीवर उठा लिया। हे भगवान, यह तो डेड पड़ा है। अगर भोलू ने फोन किया भी होगा तो? उफ, यह फोन भी अभी। गुप्ता जी एकदम बोल पड़े। कितनी बार कहा है कि इसे कटवाकर मोबाइल ले लो, पर आप तो ना। अब जाइए ठीक करवाइए इसे। पता नहीं भोलू ने कितना फोन किया होगा और बेचारा परेशान हो रहा होगा, शांति देवी ने कहा। मैं एक्सचेंज जाकर कंप्लेंट करता हूँ, कहते हुए गुप्ता जी तुरंत बाहर की ओर चल दिए। अभी सड़क पर कुछ ही दूर बढ़े होंगे कि देखा कुछ मजदूरों
और टेलीफोन के कर्मचारियों के बीच बहस हो रही है। एक कर्मचारी मजदूर पर गर्म होकर बोल रहा था, कौन है ठेकेदार, नाम बताओ जरा। पता नहीं कैसा गड्ढा खुदवा दिया, फाइबर केबल काट के रख दिया। पता है कितना टाइम लगेगा इसे ठीक करने में? गुप्ता जी ने रुककर उनकी बहस सुनी और समझ गए कि टेलीफोन का अंडरग्राउंड केबल कट गया है और 5-7 दिन से पहले फोन ठीक होने वाला नहीं। उनका दिल बैठने लगा। अब क्या होगा? भोलू फोन करेगा तो फोन तो डेड है। उफ, क्या करूं? वापस घर की ओर चल दिए। शांति देवी को दरवाजे पर खड़ा देख आंखें छलछलाने लगी, गला रूंधने लगा। घर आकर पत्नी को सब बताया और सब्र करके बैठ गए। मन में रह रहकर हुक उठती। लगता था किसी ने कलेजे पर पत्थर रख दिया है। समय काटे नहीं कट रहा था। फिर शाम हो गई। अचानक याद आया कि आज तो छोटी दिवाली है, देहरी पर दीपक रखना है। शांति देवी बुझे मन से दीपक जलाने की तैयारी करने लगी। जैसे तैसे दीपक जलाकर देहरी पर ही बैठ गई। भोलू के बचपन के दिन याद आने लगे, जब वह इस दीपक की रखवाली करता था, क्योंकि उसकी दादी ने बताया था कि छोटी दिवाली वाले दिन यदि यह दीपक कोई चुरा ले तो बहुत बुरा होता है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। बस इसी बात को बालमन ने गांठ की तरह बांध लिया था भोलू ने। इधर शांति देवी ने दीपक जलाकर देहरी पर रखा और उधर भोलू ने उसकी पहरेदारी शुरू की। नम आंखों में दीपक की रोशनी फैलने लगी। इस बार शांति देवी के सब्र का बांध टूट गया। चुपचाप देहरी पर बैठी आंसू बहाती रही और उस घड़ी को कोसती रही जब उसे अमेरिका भेजा था। रात काटे नहीं कट रही थी। रह रहकर बुरे विचार मन में आ रहे थे। साथ ही दोनों खुद को समझाते भी थे कि कल दिवाली पर तो आ ही जाएगा। इसी तरह एक दूसरे को समझाते हुए ना जाने दोनों कब सो गए। पटाखे की तेज आवाज से अचानक दोनों की आंख खुल गई। देखा सुबह के 7 बज चुके थे। शांति देवी एकदम उठ बैठी और सड़क से आने वाली पटाखों की आवाज को कोसने लगी। पता नहीं लोगों को त्योहार का कितना भूत चढ़ा है, सुबह सुबह पटाखे चलाने लगे। शांति देवी बड़बड़ाती हुई बरामदे में आई। देखा लकड़ी के तख्त पर करीने से लगे 1100 दिए उनका मुंह ताक रहे थे। इस बार भी शांति देवी ने 1100 घी के दिए जलाने थे, क्योंकि प्रतीक की शादी की मन्नत मानी थी। शांति देवी दीवों के पास आ गई और बेमन से एक एक करके गिनने लगी। दरवाजे पर होती हर आहट पर मन में आशा की हल्की सी लहर उठती और उनका ध्यान दियों से हटकर दरवाजे पर चला जाता। हर आहट पर सोचती आ गया, पर अगले ही पल आशा निराशा में बदल जाती और चेहरा पहले से अधिक बुझ जाता। नैराश्य की पीड़ा सहन करते हुए दियों को यूं ही छोड़ वह रसोई में चली गई। अब तक गुप्ता जी भी जमाई लेते हुए बरामदे से बाहर निकल आए और तख्त पर पड़े अखबार को उठाकर फोन के पास यह सोचते हुए चले गए, देखूं ठीक हुआ या नहीं। रिसीवर उठाते ही चीख पड़े, अरे फोन ठीक हो गया, चलो सुबह सुबह कुछ तो अच्छा हुआ। अरे सुनती हो, देखो फोन ठीक हो गया। लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो गुप्ता जी स्वयं रसोई घर की ओर चल दिए। वहां जाकर देखा कि पुत्र के बिछोह की आंच ने मां के कलेजे पर रखी बर्फ को पिघलकर शांति देवी की आंखों से बह रही थी। शांति देवी की मनोदशा देखते ही गुप्ता जी की झूठी खुशी की तितली उड़ गई और उड़ गया सब्र का छाछन। बस फिर क्या था, वे भी वहीं बैठ गए और दोनों एक दूसरे को देख देख कर रोने लगे। खूब रोए, एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोए। इतना रोए कि आंसुओं के नमकीन स्वाद में गुलाब जामुन की मिठास फीकी पड़ गई। आंसुओं की धार गंगा जमुना से बह निकली। बस एक ही बात दोनों के मुंह से निकलती, आया क्यों नहीं। इसके बाद रोने की आवाज आने लगती। बीच बीच में शांति देवी गुप्ता जी को उल्हाना देती, क्यों भेजा मेरे लाल को इतनी दूर, तरस गई मैं उसे देखने के लिए। काश उसकी बात मान लेते, पर आपको ही अपनी झूठी शान दिखाने की पड़ी थी, रिश्तेदारों में अपना मान बढ़ाने की पड़ी थी। मेरे इकलौते लाल को माँ से दूर कर दिया, अपने जिद में सुख चैन लुटा दिया आपने। गुप्ता जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस दहाड़ मारकर रो पड़े। रह रहकर हुक उठती और दोनों दुगने वेग से रोने लगते। रोने की आवाज उस सूने घर में इतनी गूंजने लगी कि यह भी नहीं सुन पाए कि कब दरवाजा खुला और कब प्रतीक बरामदे में आकर मम्मी पापा कहाँ हैं आप कहते हुए रसोई घर में चला आया। अचानक से उसे अपने सामने देखकर कुछ पल के लिए दोनों का रोना थम गया, लेकिन अगले ही पल दोनों उससे लिपटकर रोने लगे। प्रतीक बार बार पूछता,
क्या बात है, आप लोग रो क्यों रहे हैं? लेकिन सिसकियों के बीच बस एक ही बात मुंह से निकलती, बेटा तुम कब आए? और इसके बाद फिर रोने लगे। प्रतीक ने भी दोनों को आलिंगनबद्ध कर लिया। आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन अब बहने वाले आंसू दुख और वियोग के नहीं बल्कि खुशी के थे, क्योंकि दुख और आंसुओं का जितना कर्जा था उसे तो दोनों कुछ क्षण पहले अदा कर चुके थे। सड़क से आने वाली पटाखों की आवाज से और तख्त पर रखे घी के दीवे देखकर यही लग रहा था कि दिवाली आ गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी कर्जा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।